वो मुल्क है जो इस वक्त पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका है। आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं। खान साहब बाहर पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, अमेरिका उनके खिलाफ है। अमेरिका आपके खिलाफ क्यों होगा? खान साहब कह रहे थे कि मैं इंडिया की तरह एक न्यूट्रल पॉलिसी जो है वो बना रहा हूं, तो सब मेरे खिलाफ हो गए। उसके खिलाफ मैं ये कहूंगा, उसमें आलिया इनके अपने एक एडवाइजर साहब ने, मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था कि इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनती हैं जब आपकी मुआशी तौर पर आप स्ट्रांग हो। अगर आपकी इंडिपेंडेंट मुआशी पॉलिसी होगी तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस होगी तो आप कभी भी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आपको जहां से डॉलर आएंगे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, उनका इन्फ्लुएंस और कंडीशन साथ आएंगी पैसों के। और अभी तक आप कहां भी जाते हैं पैसे मांगते फिर रहे हैं। उनका डॉलर 70 पे है, आपका 200 से ऊपर जाने वाला है। तो आप हर किस चीज का कंपैरिजन? डॉक्टर जयशंकर इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट। हमारे जो मौसूफ हैं वो मुल्तान की, वो जिले की सियासत चाहते हैं। वो उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी मिसाल आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दे दी कि देखें ओआईसी का इजलास हो रहा है और उसका एक की प्लेयर जो है यूएई, वो कश्मीर बैठा है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर पे बात करनी होगी। वो वहां पे अपॉर्चुनिटीज, वो कश्मीर का अजीब सी बात है, वो कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए तैयारी है। वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां पे कर रहे हैं। ओआईसी, सबसे पहले मैं उस पर बात क्या करूं मैं आलिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ओआईसी क्या है, एक मुसलमानों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी पैरेलल टू यूनाइटेड नेशंस, जो कि कोशिश नाकाम है। वो एक सऊदी टूल बन चुका है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। सऊदी प्रोपेगेंडा टूल, दैट्स व्हाट इट इज। उसको टर्की के साथ भी इश्यूज हैं, उनको इंडोनेशिया के साथ भी इश्यूज हैं, मलेशिया के साथ भी उनको इश्यूज हैं। और वो अगर सऊदी विल के बगैर आप कोई भी बात करें तो ओआईसी आपको वहां से बाहर निकाल देती। और एक ओआईसी आपको ना फलस्तीन पे डिलीवर कर सकी कुछ भी, वो ना बर्मा में कुछ डिलीवर कर पाई, ना वो सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाई, ना वो कश्मीर के बारे में कुछ कर पाई। तो उसको बुला के एक ऐसा मुल्क उसको बुला के इजलास कर रहा है जहां के लोग गुर्बत में पिस रहे हैं, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा रहे। आप उन टैक्स पेयर का पैसा जो है इतने लोगों को बुलाएंगे, और आपने आज से महीना पहले 2 महीने पहले बुलाया था, $1 भी आपको देकर नहीं गए। तो उनको बुला के इतना जबरदस्त, स्वाय इस वक्त ओआईसी को अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं पाकिस्तान में आने का। इस मैनिपुलेशन। आपने कहा कि सर 2 वक्त का खाना जहां पर जो है वो देने की आपको फिक्र करनी चाहिए, तो उसका एजेंडा देख लीजिए। उन्होंने रखा है कि इस्लामोफोबिया, पैलेस्टीन, कश्मीर, ये सब कुछ, और असल जो मसाइल है हमारे वो तो इससे कहीं बहुत मुख्तलिफ है ना। देखें, यहाँ वॉशिंगटन डीसी तक चीखें गरीब पाकिस्तानियों की सुनी जा सकती हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले उनके कानों में सीसा जा चुका है। यही एक सबसे बड़ा अलमिया है, यही सबसे बड़ा अलमिया है कि डॉलर 200 तक जाने वाला है, और जिनकी आमदने डॉलरों में, पाउंडों में है, उनके वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं 2 हफ्ते जो अपने आंखों से देख कर आया हूं, मैं ड्राइवरों से पूछता रहा हूं, वेटरों से पूछता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी के क्या हालात हैं, और वो उनके चेहरे देख कर आया हूं, उनके आंसू देख कर आया हूं। मैं अफसोस वाली बात है कि हमारे जो रियासत मदीना का सबसे बड़ा ठेकेदार है, मिसाल दे देता है ब्लूमबर्ग की, और उसको महंगाई भी नजर नहीं आ रही, उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। वो बातें करते, वो मिसाल देने शुरू कर देते हैं तो वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की मिसालें देते हैं। भाई उर्दू में बात करो उनको लोगों के साथ यार। अब देखें किस तरीके से यू टर्न मार गया। अब इस्लाम सिर्फ इस्लामोफोबिया, और यार खाने को कुछ मुंह में पेट में होगा तो इस्लामोफोबिया की बात होगी। एक भूखे बंदे को ये जो आप बता, और मैं एक और मिसाल से पूछता हूँ, वो हजरत उमर रजी अल्लाह, उनके दौर में वो एक कुत्ता भूखा सोता था, उसका भी जवाब देते। और दूसरा, उनके दौर में कैद पड़ा था तो उन्होंने चोरी की सजा मुअत्तल कर दी थी। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल वो टाइम आ चुका है। चोरियों की अदालतें तो पहले कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी अगर कर भी रही हैं तो चोरों की, डाकुओं की सजाएं मुअत्तल करें, क्योंकि वो टाइम आ चुका है अब इस मुआशरे के ऊपर। और खान साहब ने बड़ी चुपके से कह दिया, मैं तब्दीली देना चाहता था, पाकिस्तान अभी तैयार ही नहीं तब्दीली के लिए। सर अभी भी अगर इतनी उनकी सपोर्ट की, ना सिर्फ ये कि अवाम ने भी, उन्होंने वोट भी लिया, और हर तरह से आपको पता है
कहां कहां से उनको सपोर्ट मिली। अगर अभी भी तैयार नहीं थे तो फिर पता नहीं कैसे इनके लिए तैयारी होगी। अच्छा साजिद साहब, ये भी एक बात कि इसमें जो ओआईसी है, हम एक ओआईसी पे एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम एक और अपने टॉपिक तरफ बढ़ेंगे। इसमें अफगानिस्तान का मसला जो है वो भी एक बड़ा एक एजेंडे में शामिल। आप समझते हैं कि इस ओआईसी के बाद जो अफगानिस्तान में इस वक्त जो बहुत मसाइल हैं और जो बहुत पीछे चले गए कि वहां पर बहुत खाने पीने को कुछ नहीं और बड़े बुरे हालों को है और कोई बात भी नहीं करा, तो क्या इससे वो मसला उठेगा या हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं इससे पहले कि ओआईसी के बारे में डिटेल में जाऊं, आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि ओआईसी के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आ रहे, कोई लोअर लेवल का आदमी आ रहा है। ये पाकिस्तान को दूसरे तरीके से सनब करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के लिए आपने पिछली दफा ओआईसी का इजलास कराया है, वो लोग ना सिर्फ आपकी ओआईसी में नहीं अच्छे तरीके से शमूलियत कर रहे, बल्कि मुसलसल आपकी सरहद के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये फ्लेवर है आपकी पॉलिसीज के, लेकिन आपके माथे पर बल ही नहीं है इस वक्त। आपको ये नहीं पता। मैं बल्कि 2-3 चीजें और जो थी वो मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब के इंडिया भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन पर, जापान के जो प्रीमियर गए भारत के अंदर, उनकी स्टेटमेंट्स किसी ने पाकिस्तान में कवर ही नहीं की। वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के बारे में देखे गए। उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की एंगेजमेंट। उसके बाद आपने देखा है कि किस तरीके से वो रशिया से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी चीजों के लिए। हमारी पॉलिसीज किस तरफ है, किस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, आलिया, अगर आप खुद को अच्छा काम नहीं कर सकते तो किसी अच्छे काम की कॉपी कर लें आप। लेकिन हम लोगों ने एक जिद बना रखी है, और खासकर चाइना, अपने सारे एग्स चाइना की बास्केट में डालने से पहले हमने ये भी नहीं सोचा कि चाइना एक वो मुल्क है, वो कभी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेता। वो अपने कस्टमर्स लूज नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। तो वो आपके इश्क में इतना आगे नहीं जाएगा कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर जाए। लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी होती है हमेशा। आपके सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी डॉलर बेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है बेस में, आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें भेजनी होती है बेस में। आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है वो सारी की सारी डुअल नेशनल है, आइदर कैनेडियन सिटीजन है, वो आइदर अमेरिकन सिटीजन है या ब्रिटिश सिटीजन। आपको फॉरेन इंपोर्टेड चीजों को इस्तेमाल करने का इतना इश्क, आपको जुनून हो चुका है कि आपने अपने लीडर भी बाहर से मंगाने शुरू कर दिए हैं। वो खाते पीते हैं, वापस चले जाते हैं, और मार खाता है गरीब का बच्चा जो वहां बैठा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो बेचारा वोट डालता कहीं है, वोट जाते कहीं। आपका पूरा इंतखाबी हलकों के पूरे जो अमले उठा लिए जाते हैं, बाहर उनके साथ किस्मतों के फैसले हो रहे हैं। एक लूट इस तरह की, और ये आज की नहीं है, सिर्फ ये 74 साल की। मेरे साथ इसकी कोई डिबेट करना चाहे कर ले कि मेरा मकसद है कि पिछले अदवार में क्या हुआ है, आज तक किसने कौन कितना पेट्रियाटिक था, कितने नेशनलिस्ट थे लोग। मैं उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, किसी के साथ भी। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई ये ना हो कि कोई अपने आप को यूथिया कहता हो, पटवारी कहता हो, कोई न्यूट्रल बंदा पाकिस्तानी हो। मैं समझता हूं पाकिस्तानी होना जरूरी है कि क्योंकि मैं अपने आप को एक पाकिस्तानी समझता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए दर्द मौजूद है। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है, मेरा कोई पाकिस्तान में इंटेंशंस नहीं है, लेकिन मेरी मादरे मिलत है। जो भी बंदा पाकिस्तान को मादरे मिलत समझता है, मेरे साथ डिबेट कर ले। लेकिन ये कि मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मैं अभी भी जो आया हूं, यकीन करें कि मैं बहुत बुरे हालात देख रहा हूं। इसको सियासत नहीं कहते, जो कुछ भी हो रहा है वहां, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। आज मैं आखिर के ऊपर इस सियासी के बारे में, बल्कि खान साहब को अब तक जो भी मिले हैं वो सारे के सारे उनके एडवाइजर ठीक नहीं है। सबसे पहले तो किसी ने मशवरा सही नहीं दिया कि रशिया किस टाइमिंग पे जाना चाहिए था। देखिए, उसी से नजर आ रहा है कि इनके एडवाइजर ठीक नहीं है। दूसरा, आज मैं जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल है जो उन्होंने चार्ल्स डिगाल के बारे में लिखा है, शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कब्जा था। चार्ल्स डिगाल ने वहां पे आजादी के लिए कोशिश की और वो आजादी हुई उनकी जर्मनी से। तो जब उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे तो उनको अपनी पार्टी के अंदर से इख्तलाफ का सामना था। तो बजाय वो लड़ने के, वो उसको रिजाइन करके छोड़ के अपने गांव चले गए। 1946 से लेकर 1958 तक वो वहां रहे, अपना वो सादा खाना खाते थे, किताबें पढ़ते थे, अपने कुत्तों के साथ सारा दिन वॉक करते थे, एंजॉय करते थे। 1958 में जब अलजायर में आजादी की मुहिम चली तो उसके बाद फ्रांस के अंदर भी इंतशार शुरू हुआ। तो लोग जुलूसों की शक्ल में उनके गांव गए और उनको कंधों में बिठा के वापस पेरिस लेकर आए।
इनका कोई खास साहब को अगर अच्छे टाइम पर चले जाते तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फिर जब हाथापाई होती तो शायद इनको फिर लोग लाहौर से या मियां वाली से कंधों पे उठा के ले आते। लेकिन ये उसको एक्सट्रीम में ले जाना चाहते हैं, उस एक्सट्रीम पर जाएंगे कि सियासत से इनका नामो निशान ही खत्म हो जाए। इनके एडवाइजर इनको अच्छी एडवाइस नहीं कर रहे। सियासत में इस तरह नहीं होता, यहां भी सियासत है। डोनाल्ड ट्रंप भी जहाज में बैठ के बजाय जो कुछ पे था इख्तलाफ में घर चला गया। लेकिन ये खास अब इस वक्त चाहते हैं कि रेड जोन के अंदर ड्रामा बने और वहां पे अल्लाह ना करे कोई इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाए कि वो अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसको सियासत